हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू अपबाइंड। हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कंजंक्शन में हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, और इनको मिला के एक और बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। बाकी मेनली आप ये ध्यान रखना कि कंजंक्शन 2 ही होते हैं। तीसरा आपको इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि वो ना जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उसमें कुछ मिला के उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेसिक दो ही होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का काम होता है 2 क्लोजेस को जोड़ना, 2 फ्रेजेस को जोड़ना या 2 वर्ड्स को जोड़ना। सबऑर्डिनेट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोज को जोड़ना। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लोज शुरू होती है वो मेन क्लोज की तरह इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। जैसे मेन क्लोज जो हमारी होती है इंडिपेंडेंट होती है, वैसे ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लोज भी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 7 होते हैं, बस नाम के 7 होते हैं, उनको याद कर लोगे, बाकी बच गए वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट। ठीक है, फैन बॉयज आपको मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है क्लोज को जोड़ना। उसमें अलग अलग जैसे जैसे कंजंक्शंस आते जा रहे हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लोज शुरू होती है वो डिपेंडेंट होती है, ये आपको पता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लोज बनती है वो डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है? मेन क्लोज पे। ठीक है, देखो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की क्लोज होती है वो क्या होती है? डिपेंडेंट क्लोज। अब वो डिपेंडेंट क्लोज तो होती है, होता क्या है कि कुछ वर्ड्स भी 2-3 वर्ड मिले, 1 वर्ड 2 वर्ड मिल के एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है प्लस उसके बाद जो भी डिटेल लिखी होती है वो जो मिलके है ना, वो डिपेंडेंट जो क्लोज होती है वो या तो एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है या फिर नाउन होती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लोज शुरू होती है वो डिपेंडेंट क्लोज होती है। डिपेंड करती किस पे है? मेन क्लोज पे। मेन क्लोज पे डिपेंड करती है, बट जब वो डिपेंड तो कर रही है बट वो काम करती है किसी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, काम करती है किसी एक ग्रामेटिकल क्लास का। वो जो ग्रामेटिकल क्लास पॉसिबल है वो होती है या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर नाउन। ठीक है, जैसे देखो दिस इज द सेम टेम्पल दैट सो इन द बुक। दैट इसके बाद ना सब्जेक्ट तो मिसिंग है, यहाँ लिख दो आई। दिस इज द सेम टेम्पल, ये वही टेम्पल है जिसको मैंने बुक में देखा था। यहाँ पे ना सब्जेक्ट मिसिंग था, वो लिख दो दैट आई सो इन द बुक। अब देखो ये जो क्लोज है ना, अगर आप देख पाओ ढंग से तो आपको पता चलेगा किसी पीछे वाली जो पूरी क्लोज लिखी हुई है ना, ये मेन क्लोज है। इस मेन क्लोज में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसके लिए वो काम कर रही है, मतलब जिसके लिए उसको यूज किया गया है। दैट आई सो इन द बुक, जिसको मैंने बुक में देखा था। अब बुक में आपने क्या देखा था? टेम्पल देखा होगा ना। तो देखो ये जो पूरी क्लोज है ना, ये पूरी क्लोज इस टेम्पल नाउन के लिए यूज हुई है। ये नाउन है टेम्पल, इस नाउन के लिए यूज हुई है। जब ये इस नाउन के लिए यूज हो रही है तो इस क्लोज को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लोज। कहानी ठीक है यहाँ तक? भाई इसका काम क्या है? इसका काम है इस नाउन को क्वालिफाई करने का। नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो ये जो हमारी क्लोज है वो क्या काम कर रही है? नाउन का, सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, राम इज द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी इन क्राइसिस। राम वो लड़का है जिसने मेरी मदद की, किसमें? क्राइसिस में। अब देखो राम इज द बॉय, ये बिना कंजंक्शन के शुरू हो रही है। तो जो क्लोज बिना कंजंक्शन के शुरू होती है ना, वो क्लोज होती है मेन क्लोज। ठीक है, जो बिना कंजंक्शन शुरू होती है मेन क्लोज। हु हैज हेल्प्ड मी इन द क्राइसिस, राम वो लड़का है जिसने मेरी क्राइसिस में मदद की थी।
अब देखो जो एक लिखा हुआ है हु हैज़ हेल्प मी इन क्राइसिस, ये किसके लिए लिखा हुआ है? मेन क्लोज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके लिए लिखा हुआ है? अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये ना पूरा का पूरा इस बॉय के लिए लिखा हुआ है। ये बॉय को डिफाइन नहीं कर रहा क्या? जिसने मेरी मदद की थी क्राइसिस में, किसने की थी? उस लड़के ने। उस लड़के का नाम क्या है? राम। तो ये फिर से क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। कोई परेशानी, हैरानी, शंका, समस्या हो तो बताओ, ठीक है? आपके सामने फ़ोन है, आप फ़ोन में बोल दिया करो, फ़ोन में माइक है, मेरे को सुन जाएगा, घबराने की बात नहीं है। आपको लग रहा है मैं सुन नहीं रहा? बोलो तो सही भाई, बोलोगे तो मेरे को सुनता है सब। हाँ, गुड। तो इसलिए ना जब पढ़ो ना ऐसे फ़ोन में लेके, तो फील किया करो कि सामने ना पढ़ाया जा रहा है, एकदम लाइव है ना, और सामने जब कुछ पूछा जाए तो उसका रिप्लाई किया करो। उससे जो समझ है ना, आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आती है। देखो, ही बिहेव्ड एज इफ ही हैड वॉन द मैच। उसने बिहेव किया कैसे? जैसे वो मैच जीत गया हो। अब देखो, ही बिहेव्ड, ये हमारी मेन क्लोज, ठीक है? एज इफ हमारा कंजंक्शन, और यहां से ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है? तो देखो, ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मेन क्लोज, ये मेन क्लोज किसके, मतलब मेन क्लोज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज यूज हो रही है? इसको अगर आप पहचान गए तो आपको पता चल जाए। तो ये जो मेन क्लोज है ना, इसमें जो दो वर्ड लिखे हैं, ही बिहेव्ड, ही और बिहेव्ड, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये ना, ये सिर्फ इस बिहेव्ड के लिए यूज हुए। देखो वो कैसा बिहेव करता है? जैसे वो मैच जीत गया, बट जीता है क्या? नहीं। तो ऐसा वो सिर्फ बिहेव करता है, ठीक है? तो ये जो हमारी क्लोज बन गई, ये कैसी बन गई? एडवर्ब, ठीक है? आई पनिश्ड हिम, मैंने उसको पनिश किया। तो ये बिना कंजंक्शन के शुरू हो रही है, ये होगी मेन क्लोज। उसके बाद बिकॉज लिखा हुआ, देखो बिकॉज है, इफ है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ मैं बता देता हूँ, बिकॉज का यूज करते हैं रीजन के लिए भी। मैंने उसको पनिश किया, क्यों किया? वाई। तो ये जो रीजन है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है। ही मिसबिहेव्ड विद माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ उसने मिसबिहेव किया। तो ये कंजंक्शन हो गया। और ये हमारी जो है ना, ही मिसबिहेव्ड विद माई फ्रेंड्स, ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है? सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आप बताओ, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी हो, बिकॉज ही मिसबिहेव्ड विद माई फ्रेंड्स, किसके लिए यूज हुआ है? जो मेन क्लोज में देखो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, आई, पनिश्ड, हिम। तो हिम के लिए यूज हुआ है, पनिश्ड के लिए यूज हुआ है, या आई के लिए? देखो पनिश किया गया क्योंकि उसने मिसबिहेव किया, तो ये जो है ना मिसबिहेव किया गया, ये पनिश्ड के लिए यूज हुई है। पनिश क्यों किया गया? क्योंकि मिसबिहेव किया। तो ये वाई का रिप्लाई है, तो ये हो गई एडवर्ब क्लोज। व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू, जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है। देखो अब व्हाट यू आर सेइंग, देखो यहाँ पे ये यू सब्जेक्ट, आर सेइंग वर्ब, ये इज फिर से वर्ब, नॉट ट्रू इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब देखो ये जो व्हाट है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा है सेंटेंस, यू आर सेइंग व्हाट इज नॉट ट्रू, तो ये इसका सब्जेक्ट है। और ध्यान रखना, व्हाट से जो क्लोज शुरू होती है ना, वो नाउन क्लोज होती है। कैसी क्लोज होती है? नाउन क्लोज। तो ये जो क्लोज है ना, व्हाट इज नॉट ट्रू, ये मेन क्लोज हमारी यहाँ पे ये है। यू आर सेइंग, ये मेन क्लोज है, बिना जगह के ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है? ये है मेन क्लोज। और व्हाट इज नॉट ट्रू, ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो व्हाट कंजंक्शन से शुरू होती है, जो क्या काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। कैसे नाउन का? मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। इज नॉट ए ट्रू। अब देखना, यू आर सेइंग, यू सब्जेक्ट, यू आर सेइंग ये वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? व्हाट इज नॉट ट्रू, ये है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये जो व्हाट इज नॉट ट्रू है ना, ये क्लोज है, नाउन का काम कर रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है?
तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करिए। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन क्लोज है, ठीक है। आई डिडंट लाइक व्हाट यू सेड, मुझे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया, जो तुमने बोला, ठीक है। तो देखो ये लाइक वर्ब है, इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। मुझे पसंद नहीं आया क्या, जो तुमने बोला, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो ये हो गया नाउन क्लोज, ठीक है। और ये जो वाट है ना, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी क्या कौन होता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। बिकॉज, एज और सिंस, ये जो कंजंक्शन है इनका यूज किया जाता है किसके लिए, कॉज और रिजल्ट दिखाने के लिए। किसके लिए, कॉज और रिजल्ट। जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा है आई फिनिश्ड हिम, मैंने उसको फिनिश किया। क्यों किया, तो ये जो फिनिश करने का कारण है ना, कॉज, वो इधर लिखा हुआ है, वो इधर लिखा हुआ है। तो बिकॉज कंजंक्शन के साथ जो क्लोज शुरू होती है उसमें कारण लिखा जाता है। जैसे देखो आई टूक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता लिया। क्यों लिया भाई, ये हमारी होगी मेन क्लोज। आई टूक एन अम्ब्रेला विद मी, ये हमारी मेन क्लोज, ठीक है। बिकॉज हमारा कंजंक्शन, इससे क्लोज जो शुरू हो रही है वो हो रही है इट वॉज रेनिंग। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैंने छाता लिया, इस छाता लेने की वजह क्या थी, बारिश हो रही थी। यह है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हमने पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज होती है वो या तो एडजेक्टिव होती है, या तो एडवर्ब होती है, या तो नाउन होती है। ये मेन क्लोज पे डिपेंड करती है। देखो बिकॉज के साथ लिखी हुई है तो ये रीजन है, किस चीज़ का रीजन है, कि मैंने जो छाता लिया इस चीज़ का रीजन है ये। तो ये बिकॉज कंजंक्शन के साथ जो क्लोज शुरू होती है वो क्या बताती है, मतलब इसमें जो क्यों लिया गया वाई का रिप्लाई देती है। कोज जो होता है वो बिकॉज में लिखा होता है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई टूक एन अम्ब्रेला। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, क्या, कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होता है उसमें जो क्लोज होती है ना वो हमेशा मेन क्लोज के बाद होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जो पोजीशन है वो मेन क्लोज के बाद ही होगी। बट जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को मेन क्लोज से पहले भी लिख सकते हैं, मेन क्लोज के बाद भी लिख सकते हैं। ये हमेशा आफ्टर द मेन वर्ब आएगा, मेन क्लोज। और ये अब बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे बिकॉज से शुरू कर दिया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने छाता ले लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ही स्कोल्डेड देम, उनने उनको स्कोल्ड किया। स्कोल्ड मतलब डांटा मारा, थप्पड़ मपड़ चांटे वांटे मारे, ठीक है। बिकॉज, क्यों स्कोल्ड किया, दे वर मिसबिहेविंग विद हिम, वो लोग जो है ना उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोज लिखा हुआ है, किस चीज का, स्कोल्ड करने का, ठीक है। इस कोज का रिजल्ट जो है वो यहां लिखा हुआ है। भाई मिसबिहेव किया, इसका रिजल्ट क्या आया, चांटा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो मेन क्लोज में लिखा हुआ है और जो हमारा कोज है वो लिखा हुआ है बिकॉज क्लोज में, ठीक है। बिकॉज दे वर मिसबिहेविंग विद हिम। अब देखो ये हमारा जो बिकॉज से जो क्लोज शुरू हो रही है उसको हम पहले भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। एज ही इज ऑनेस्ट, जैसे कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो मुझे पसंद है, वाई, अगर बोलो तो वाई का रिप्लाई ये लिखा हुआ है। तो ये इस वर्ब के लिए यूज हुआ है। वैसे अगर पूछो कि ये कौन सा काम कर रही है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का या नाउन का, तो ये है एडवर्ब, बट ये इसके पसंद होने का कॉज है, ठीक है। एज ही इज ऑनेस्ट, जैसे कि ऑनेस्ट है, आई लाइक हिम। तो हमने क्या किया, मेन क्लोज को बाद में लिख दिया और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अब जो बिकॉज ऑफ है ना, देखो बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ जो है ना ये प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। और जो कंजंक्शन काम करता है वही प्रेपोजिशन काम कर लेती है। भाई बताती यही कॉज है। देखो आई ट्रस्ट हिम,
क्यों ट्रस्ट करते हो, जो ट्रस्ट करने का रीज़न होगा ना, ट्रस्ट करने की वजह होगी ना, वो इधर लिखी होगी, बिकॉज ऑफ इज ऑनेस्टी। तो देखो बिकॉज ऑफ, इसके बाद ना नाउन लिखा हुआ है, ऑनेस्टी नाउन है और हिज जो है ना ये डिटर्मिनर है, इस ऑनेस्टी के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ये नाउन है, तो ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आई टुक एन अम्ब्रेला विद मी बिकॉज ऑफ द रेन। अब देखो बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है और द रेन इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात इतनी सी ध्यान रखनी है, बिकॉज कंजंक्शन होता है, जब हमें कहीं क्लोज को जोड़ने की जरूरत पड़े तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो बिकॉज लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अगर मान लो इसके बाद पूरा कोई क्लोज लिख दिया जाता तो बिकॉज ऑफ नहीं, बिकॉज की जरूरत पड़ती, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसके, कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद पूरी क्लोज आएगी, ठीक है। अब एज और जो लाइक है ना, इनका मीनिंग देखने में सेम होता है, बट इनका जो काम है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी जो ग्रामेटिकल क्लास है वो अलग अलग होती है। ये कंजंक्शन होता है और ये प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन होती है तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, इसका ऑब्जेक्ट। ये कंजंक्शन है तो इसके बाद क्या आएगी, क्लोज आएगी, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। कंजंक्शन के बाद, खासकर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद पूरी क्लोज लिखनी पड़ती है। क्लोज क्या होती है, सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट उसमें साथ होता है, बट प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, ठीक है ये बात। चलो, ही डिड हिज वर्क लाइक आई टोल्ड हिम। अब देखो उसने अपना काम किया, उसके बाद लाइक, ये हमें पता है प्रेपोजिशन होती है, सिर्फ प्रेपोजिशन। अब ये लिख दी क्लोज, क्लोज कैसे हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, तो ये होगी पूरी की पूरी क्लोज। अब ये क्लोज तो गलत लिख दी, लाइक के बाद क्लोज नहीं लिखनी, लाइक के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस को ठीक कैसे करोगे, इसको लिखना पड़ेगा, ही डिड हिज वर्क एज आई टोल्ड हिम। उसने काम वैसे ही किया जैसे मैंने उसे बताया, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई विल ट्रस्ट हिम, मुझको उस पर भरोसा है। लाइक नो हिम वेरी वेल, ओके, यहाँ भी सब्जेक्ट मिसिंग है, आई लिख लेना, ठीक है। लाइक आई नो हिम वेरी वेल, मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये फिर से प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि कोई नाउन होगा कोई प्रोनाउन होगा। ये तो देखो आई नो हिम वेरी वेल, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, हिम उसका ऑब्जेक्ट, वेरी वेल एडवर्ब है, नो के लिए यूज हुई है, तो ये तो पूरी क्लोज लिखी हुई है। तो इसको भी क्या करो, इस लाइक को हटाओ, इसकी जगह एज लिख दो, ठीक है। बात इतनी सी ध्यान रखनी है, अगर लाइक के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो लाइक प्रेपोजिशन है, सेंटेंस ठीक है। अगर लाइक के बाद क्लोज लिख दी है तो लाइक प्रेपोजिशन होती है, क्लोज नहीं लिखनी, क्लोज तो कंजंक्शन के बाद लिखनी है, तो लाइक को नहीं एज को यूज करो, बिकॉज इन दोनों का मीनिंग सेम होता है बट इनकी काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। भाई आपके अगर जुकाम हो गई, सर्दी हो गई या कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर को बुलाओगे ना, टीचर को थोड़ी बुलाओगे, सर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दो कि हमारी मतलब जुकाम ठीक हो जाए, हमारी सर्दी ठीक हो जाए, नहीं बेटा, आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो जब प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो लाइक को बुलाना है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो एज को बुलाना है। चलो अब देखो, सिंस हमने जब टेंस पढ़े थे तब भी पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, सिंस से एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। सिंस का मतलब होता है तब से लेके अब तक, फ्रॉम देन अप टू नाउ, है ना, फ्रॉम देन टू नाउ, तब से लेके अब तक। कहने का मतलब तब से लेके अब तक, जब कोई काम शुरू हुआ था तब से लेके अब तक, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं सिंस का। थोड़ा देखना, ये टाइमलाइन है, यहाँ कोई काम शुरू हुआ, ये सिंस बताता है जब से शुरू हुआ तब से लेके प्रेजेंट तक, ठीक है, पास्ट के कोई पॉइंट से लेके प्रेजेंट तक, ठीक है। अब एक बात आपने पढ़ी होगी कि सिंस का यूज ना पास्ट परफेक्ट में नहीं करते, याद आ रहा है,
वह यही वजह थी कि वो ना पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट के ही दो एक्शन होते हैं, अब तक तो आता ही नहीं है उसमें, प्रेजेंट तक पहुंचता ही नहीं है, इसलिए पास्ट में यूज़ नहीं करते। ठीक है। आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस सिंस आई परचेज्ड इट। अब देखो, जब से मैंने इसको खरीदा है ना, तब से लेके मैंने अब तक इसको 2 बार पढ़ लिया है। तो सिंस का यूज किया है हमने। इस सिंस के बाद क्या लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है। टाइम बताने का काम वर्ड भी कर सकता है, फ्रेज भी कर सकती है, क्लोज भी कर सकती है। नाउन बनने का काम वर्ड भी कर सकता है, फ्रेज भी कर सकती है, क्लोज भी कर सकता है। कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, वो जरूरी नहीं कोई एक सिंगल वर्ड ही हो, वो कोई बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं और एक क्लोज भी हो सकती है, वो काम करे। ठीक है। तो सिंस का मतलब हुआ जब से ये बुक खरीदी है ना, तब से लेके मैं इसको 2 बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ एंड ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी सिंस। जब से वो दिल्ली गया ना, ये कोई टाइम हो गया, तब से लेके उसने मुझको अभी तक कॉल नहीं किया। ठीक है। चलो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पज, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ये जो 2 कंजंक्शन है, इनका यूज करते हैं हम पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए। ठीक है। भाई ऐसा मैंने किया, मेरा इस ये करने का उद्देश्य ये था, सो दैट मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए ना, उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए सो दैट का करते हैं यूज। ही बोट एन अम्ब्रेला। अब देखो, ही बोट एन अम्ब्रेला क्यों खरीदा, सो दैट ही मे प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो इस अम्ब्रेला छाता खरीदने का पर्पज जो था ना, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जब बारिश हो तो उसमें उसका यूज हो जाए। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना सो दैट के बाद, ये है पर्पज। he has prepared well so that he may obtain good marks in the examination। उसने अच्छे से तैयारी की। ठीक है। क्यों तैयारी की, उसका पर्पज क्या है तैयारी करने का, उसका तैयारी करने का पर्पज ये है कि वो जो एग्जाम होगा उसमें उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है। he has bought an umbrella so that, ओके, ये तो सेम एग्जाम्पल फिर से आगे। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना एक बात और, ये हमने टेंस में भी समझी थी, कंडीशनल में भी मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज होती है, वो क्लोज जब लिखी होती है, देखो मेन क्लोज होगी, और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, मैं एक बार सिर्फ बाद में लिख के आपको बता रहा हूँ। अगर मेन क्लोज का टेंस पास्ट का है तो ध्यान रखना सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस भी पास्ट का होना मस्ट है। ठीक है। अगर मेन क्लोज पास्ट में लिखी हुई है तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में होनी जरूरी है। ठीक है। अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में लिखी हुई है तो सबऑर्डिनेट क्लोज किसी में भी हो सकती है, बट अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो ध्यान रखना क्या, सबऑर्डिनेट क्लोज सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होगी। ठीक है। कैसे, ही स्टडीड वेल, ये मेन क्लोज है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई, सो दैट ही मे क्वालिफाई फॉर द टेस्ट। ही मे क्वालिफाई, देख रहे हो, मे का यूज करते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट का टाइम होता है इसका, है ना, तो ये मे मत लिखो, जिसकी जो पास्ट फॉर्म होती है मॉडल में हमने पढ़ा था, इसको लिखो माइट। अब देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट नेचर। कॉन्ट्रास्ट नेचर का मतलब समझते हो, जैसे हमने पढ़ा था तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, बट है, बट भी कॉन्ट्रास्ट नेचर का था भाई, उसमें जो मेन क्लोज, जो पास में क्लोज लिखी हुई थी उसमें जो शब्द लिखे होते हैं ना, अगर वो वर्ड्स को जोड़ता है तो इधर गुड लिखा हुआ है तो उधर क्या होगा, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। मतलब बट के बाद ना जो पहले लिखी हुई है उसकी अपोजिट क्वालिटी होती है। ऐसे ही ऑल दो और इवन दो, इनका यूज भी हम कब करते हैं, कॉन्ट्रास्ट नेचर जब बताना हो तब। ऑल दो वो बुरा आदमी है फिर भी लोग मिलने आते हैं, होता है ना कि बुरे आदमी के पास लोग नहीं आते बट आते हैं, तो जब अपने को कॉन्ट्रास्ट नेचर बताना हो ना तो हम किसका यूज करते हैं, ऑल दो और इवन दो का। बात पल्ले पड़ी आपको। देखो, ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट, अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट होगा तो भाई उम्मीद की जाती है कि उसको अच्छी सी नौकरी मिलेगी, उम्मीद की जाती है कि उसको काम अच्छे से मिलेगा, उम्मीद की जाती है कि वो एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाएगा, होता है ना। अगर वैसी ही बात आगे लिख दी
तब तो ऑल्दो का यूज नहीं कर पाएंगे। बट अगर ऑल्दो का यूज कर रखा है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट आदमी होने के बावजूद उसको मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, उसको मतलब जो नौकरी नहीं मिली होगी, ये सब वर्ड लिखे होंगे। कहने का मतलब इधर ऑल्दो लिख दिया इंटेलिजेंट के साथ तो आगे है ना कोई नेगेटिव बात ली, ठीक है। ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट, ऑल्दो वो इंटेलिजेंट है बट उसके बावजूद जॉबलेस है, तो देखो कॉन्ट्रास्ट नेचर बता रहा है। ऑल्दो के साथ जो बात लिखी हुई है और जो मेन क्लोज में बात लिखी हुई है, दोनों की दोनों कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की है, जॉबलेस भी है इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो ये ऑल्दो का काम है। ही इज जॉबलेस ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट। तो हमको ये तो पता ही है कि ऑल्दो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उस क्लोज को सेंटेंस में शुरुआत में, सेंटेंस में बीच में, बाद में कहीं मतलब पहले या बाद में मेन क्लोज के लिख सकते हैं, दोनों जगह, मेन क्लोज से पहले भी मेन क्लोज के बाद भी। सी हैज लॉस्ट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, उसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली ये उम्मीद किया जाती है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो अमीर होता है तो मददगार होगा दूसरों के लिए, कंजूस नहीं होगा, है ना, खुश होगा, ये सब उम्मीद की जाती है ना। बट अगर बहुत सारे पैसे हैं उसके बाद वो खुश ही नहीं है, उसको दुखी आदमी है, दुखी आत्मा है, या वो कंजूस है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की बातें। तो देखो दो सी इज नॉट हैप्पी, उसके बावजूद वो खुश नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की बात हो रही है। दो सी वर्क्स ऑनेस्टली, अब ईमानदारी से काम कर रहा है, डिलीजेंट से काम कर रहा है, बट फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। उम्मीद क्या होती है कि ईमानदारी से कोई काम करता है तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट नेचर, ठीक है। ही ट्राइड टू हेल्प अदर सोल्जर इवन दो ही वॉज बैडली इंजर्ड, बैडली इंजर्ड था, तो इसका मतलब दूसरों की मदद कर पाएगा, खुद ही इंजर्ड है, खुद को भी इंजरी हो रखी है, बहुत सारे चोटें खुद को लग रखी है, उसके बावजूद उसने दूसरों की मदद की, इसलिए मतलब कॉन्ट्रास्ट नेचर, ठीक है। दो, आई एम फीलिंग हंग्री इवन दो आई हैव हैड ए हैवी लंच, अभी मैंने खाना बहुत अच्छे से बहुत भर भर के हैवी लंच मतलब बहुत ज़्यादा खाया है, उसके बाद भी भूख लगी हुई है, बात समझ रहे हो, उसके बाद भूख लगी हुई है, तो कॉन्ट्रास्ट नेचर। अब देखो कुछ कंजंक्शन जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, कंडीशन, ठीक है, कुछ रिजल्ट एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कोज मतलब एक्सप्रेस करते हैं, याद आ रहा है आपको। कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कंडीशन बताते हैं, भाई ये काम होगा बट इसकी कंडीशन ये है, मैं तुम्हारे पास मिलने आऊँगा बट इसकी कंडीशन रख दी कि आप मेरे को गाड़ी से लेने भेजोगे या आप मेरे को फ्लाइट की टिकट भेजोगे तभी आऊँगा, तो कंडीशनल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो क्या करते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे इफ, ओनली इफ है, इवन इफ है, प्रोवाइडेड है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, अनलेस है, इफ नेसेसरी है, इफ सो है, बट फॉर है, अनटिल है, व्हेन है, व्हेन एवर है, इन केस है, ये सब क्या है, ऐसे कंजंक्शंस जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, कंडीशन, ठीक है। जैसे देखो अब एक बात और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कंडीशन। जब ये कंडीशन बताते हैं ना तो क्या वो चीज़ सर्टेन है कि वो कंडीशन पूरी होगी, मतलब ये बात निश्चित तो नहीं है ना कि जो कंडीशन में लिखी हुई बात है वो निश्चित ही पूरी होगी, नहीं होगी ना, मतलब होगी नहीं होगी नहीं पता, बट आप इस चीज़ को लेकर सर्टेन नहीं हो सकते, निश्चित नहीं हो सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि 100% ऐसा होगा ही होगा। अगर आप सर्टेन नहीं हो सकते ना तो विल और सेल का यूज ना करें। जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, विल और सेल, ऐसे मॉडल हैं जो सर्टेनिटी को बताते हैं, जो ये बताते हैं कि कोई काम निश्चित रूप से होगा, जब बोला जा रहा है उस टाइम पे ये सोच के बोला जा रहा है कि ये काम होगा ही होगा। अगर मैं बोलूँ आई विल टीच यू प्रेपोजिशन नेक्स्ट वीक, आई विल टीच यू प्रेपोजिशन नेक्स्ट वीक, तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगले हफ्ते में आपको 100% प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा। अब आप बोल सकते हैं सर फ्यूचर की जो बातें होती है ना वो तो सिर्फ जाननी मतलब क्या बोले हैं, पॉसिबिलिटी की बताती हैं, प्रोबेबिलिटी बताती हैं, भी कोई किसी के होने के चांस हैं, 100% कैसे बोल सकते हो बेटा,
100% ऐसे कि जब ये बात बोली जा रही है ना, उस टाइम उस बात को लेके जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो निश्चित, वो श्योर है कि ये काम करूँगा मैं। अब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए घटना जिसके बाद वो ना कर पाए, वो अलग सिचुएशन है, वो बात की बात है ना। बट ये जब बात बोली जा रही है ना, तो वो कमांड के साथ बोली जा रही है कि ये काम होगा। तो जब ये सारे जो कंजंक्शन है ना, इनके साथ कभी भी विल या शैल का यूज ना करें। कारण सिंपल सा कि इसका विल और शैल से क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी बताने लग जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा, जो कि कंडीशन हमेशा निश्चित नहीं बता सकते आप। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अब आप बोल रहे हो कि अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप रेस निश्चित ही जीत जाओगे। ऐसा नहीं होता भाई, आपसे कोई और तेज दौड़ गया तो आप हार जाओगे। बात समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है कि जो सेकंड नंबर पे आ रहा, आप दौड़ लगा रहे हैं, आप सेकंड पे आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप स्लो दौड़ रहे थे, आप भी तो फास्ट दौड़ रहे थे। बहुत सारे लोगों से आप फास्ट दौड़ रहे थे, बट आप क्या रेस जीते? नहीं जीते, आप सेकंड आए। तो जैसे ही आपने विल लगाया ना, तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आप 100% जीत जाओगे, जो कि सच नहीं है। ठीक है, 100% जीतना सच नहीं है, तो इसको विल मत लिखो, इसको लिखना पड़ेगा क्या, यू विन द रेस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो विल और शैल का यूज इन जो कंडीशंस हैं इनके साथ ना करें। दूसरी बात, ही विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू विल अपोलोजाइज हिम। अब देखो, अनलेस यू विल अपोलोजाइज हिम। अब देखो, ये तो आपको भी पता है कि जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर में हो सकती है, मेन क्लोज है प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है। सबऑर्डिनेट क्लोज, अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में रखना है। और सबऑर्डिनेट क्लोज को वैसे भी फ्यूचर में टाइम बताती है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइम जो है ना, वो अगर ये प्रेजेंट में लिखी है, फ्यूचर में लिखी है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और इसके साथ विल का यूज नहीं करते। ठीक है, यू विल कॉल मी व्हेन यू विल रीच देयर। तुम मेरे को फोन करोगे जब तुम वहां पहुंच जाओगे। अब देखो, व्हेन यू विल रीच देयर, जब तुम वहां पहुंच जाओगे, ये हो गई हमारी मेन क्लोज, हो गई। व्हेन यू विल रीच देयर, ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट, मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। और देखो, व्हेन से जब क्लोज शुरू होती है ना, तो वो टाइम बताती है। ठीक है, टाइम कैसे, व्हेन वाली टाइम बताती है, क्लोज टाइम क्लोज होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताती है। ठीक है, तुम मेरे को कॉल करना जब वहां पहुंच जाओ। जैसे आपने यहाँ पे विल लगाया ना, ये गलत हो गया। पहले भी हमने पढ़ा कि अगर मेन क्लोज प्रेजेंट फ्यूचर में लिखी हुई है ना, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको फ्यूचर में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इस पे डिपेंडेंट होती है, इस पे डिपेंडेंट होती है, तो इसका जो टाइम है ना, बाय डिफॉल्ट वही हो जाएगा जो इसका टाइम है, तो इसको दोबारा से फ्यूचर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखो, यू विल कॉल मी व्हेन यू रीच देयर। आई विल अप्रिशिएट यू एज लॉन्ग एज यू विल बिहेव वेल। अब यहाँ से फिर से विल हटा दो, बाकी आपको समझदार हो, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, इफ का यूज हम कंडीशन के लिए करते हैं, और इसको तो हम बहुत डिटेल में अलग से पढ़ चुके हैं। कंडीशनल हमने पढ़ा है, मूड हमने पढ़ा है, तो हमने इफ का भर भर के यूज किया है। ठीक है, और वो कंडीशन इमेजिनेशन भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है, ये सब हमने सब पढ़ लिया है। मूड हमने पढ़ा है, कंडीशनल हमने पूरे चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, इफ की जगह पे हम व्हेन का यूज कर सकते हैं। कैसे? इफ वी हीट वाटर, ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं कर सकते। इफ की जगह हम व्हेन का यूज कर सकते हैं जब कोई फैक्ट लिखा हो। फैक्ट आपको पता है, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बातें आती हैं ना, जो रियल बातें होती हैं, जो फैक्चुअल बातें होती हैं, जो कल भी ऐसे ही होती थी, आज भी ऐसे ही होती हैं, आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही होंगी। तो जो फैक्चुअल बातें हैं ना, अगर वो लिखी हो, तो इफ को रिप्लेस करके आप व्हेन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करेंगे, इट बॉयल्स, तो इसकी जगह आप व्हेन भी लिख सकते हो। व्हेन वी हीट वाटर इट बॉयल्स, तो दोनों को दोनों फैक्ट है ना भाई। पानी को गर्म करोगे तो बॉयल तो होगा ही होगा, ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इन सब को आप जब लिखते हो तो इफ की जगह आप व्हेन का यूज कर सकते हो।
ठीक है। इफ़ यू टच फायर, अगर आप आग को टच करोगे यू गेट बर्न्ड, जल जाओगे। तो देखो ये भी फैक्ट है, आज भी सच है, आने वाले टाइम में भी सच रहेगा, पीछे वाले टाइम में भी सच था। अगर आप बोलो कि सर मैं तो ड्रैगन हूँ, वो ड्रैगन हो तो नहीं जलोगे, वो बात अलग है, बट आप ड्रैगन हो नहीं बेटा, ठीक है। तो इफ़ की जगह आप क्या कर सकते हो, व्हेन का यूज कर सकते हो। कब, ध्यान रखना, जब आपने कोई फैक्ट लिखा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, तब। ओनली इफ और इफ ओनली दोनों का फर्क समझना। देखो दोनों वर्ड सेम है, बस आगे पीछे कर दिया है। ओनली इफ का यूज करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन, जब हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन मतलब किसी चीज बात पे जब हम जोर डाल रहे होते हैं ना, तब हम ओनली इफ का यूज करते हैं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन मैंने रख दी कि अगर आप मेरे को प्लेन की टिकट भेजोगे तो ही। आपने ट्रेन की भेज दी, नहीं आऊंगा, आपने गाड़ी लेने भेजी, नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ स्पेसिफिक मेरी कंडीशन ये है कि प्लेन की टिकट भेजोगे तो ही आऊंगा। तो ये हो गई स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब समझ लेना, आपने कोई पर्टिकुलर कंडीशन रख दी, बस वही, इसके अलावा उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो ओनली इफ, ठीक है। इफ ओनली का यूज हम करते हैं जब कोई इमेजिनरी अनरियल बात बतानी हो, जैसे हमने मूड में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो इसलिए बेटा मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक, जब तक पूरी ग्रामर कंप्लीट नहीं हो जाती ना, चीज़ें जुड़ती हुई जाएंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जब पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तब एक खूबसूरत सी पिक्चर बनने के आएगी जो हम थिएटर में रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को जोड़ते हुए चलना है और ध्यान से पढ़ना है। इफ ओनली इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन के लिए देखो, यू कैन बाय दिस हाउस, आप इस घर को खरीद सकते हैं। इसकी स्पेसिफिक कंडीशन ये है क्योंकि ये घर है बहुत महंगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके पास बहुत सारा पैसा कमाने का सोर्स। ओनली इफ लग जाएगा, मतलब इस घर को खरीदने की एक ही कंडीशन है कि आप इनॉर्मस मनी अर्न करते हो, ठीक है, तो आप घर खरीद पाएंगे। आई कैन फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ, आई कैन फॉरगिव यू ओनली इफ, ओनली इफ स्पेसिफिक कंडीशन सिर्फ क्या है, यू स्पीक द ट्रूथ। अगर आप सच बोलोगे, आप मेरे को पैसे दे के रिश्वत दोगे, मैं माफ़ नहीं करने वाला। आप किसी की पैरवी लगाओगे, मैं माफ़ नहीं करने वाला। मैं माफ़ सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में करूँगा, वो लिखी हुई ये, ठीक है। तो ओनली इफ का मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसको फुलफिल करोगे तो आपको माफ़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इवन इफ, अब देखो इवन इफ ना नेगेटिव रिजल्ट के लिए यूज होता है। जैसे भाई बच्चा पढ़ा, फेल हो गया पढ़ने के बावजूद, है ना, इसका मतलब होता है के बावजूद टाइप का। हिंदी से हम रिलेट कर लेंगे जहाँ हमने ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मतलब अगर समझने में हेल्प हो रही है तो हमारे हिंदी से थोड़ी दुश्मनी है, बोल भी तो हम हिंदी में रहे, ठीक है। मतलब जब नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, कुछ काम आपने अच्छा किया, रिजल्ट आया नहीं उस हिसाब से, तब हम क्या करेंगे, इवन इफ का यूज कर लेंगे, ठीक है। ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया। अब देखो इवन इफ के बाद ना, ही स्टडी 10 आवर्स डेली, 10 घंटे पढ़ा, उसके बाद भी एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो देखो 10 घंटे पढ़ा, ये बहुत मेहनत वाला, और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है, और रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव रिजल्ट, दिख रहा है आपको। तो इसका जो रिजल्ट है ना वो है नेगेटिव रिजल्ट। तो नेगेटिव रिजल्ट जब दिखाना हो तो इवन इफ का यूज कर लेते हैं। इवन इफ में आप लिखेंगे बहुत मेहनत की पर भी पास नहीं हुआ, बहुत मेहनत की पर भी पैसे नहीं कमा पाया, बहुत इंटेलिजेंट है फिर भी नौकरी ना मिली, ठीक है। ही कुडंट कैच द ट्रेन इवन इफ ही रन फास्ट, देखो इवन इफ ही रन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा और रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव, देख रहे हो, डोंट, कुड नॉट, ये है कुड नॉट, कुडंट का मतलब कुड नॉट, तो नेगेटिव रिजल्ट आ गया। नेगेटिव रिजल्ट आया तो हमने यूज किया इवन इफ का, ठीक है। व्हाट इफ, व्हाट इफ का यूज करते हैं सपोज करने के लिए, जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं ना, सपोज करते हैं, भाई मानते हैं मैं अगर ऐसा कर दूं तो क्या होगा, है ना। सपोजिशन के लिए किसका यूज करते हैं, व्हाट इफ का।
व्हाट इफ यू फेल एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो क्या होगा? फेल हो गए क्या? नहीं, फेल हुए ही नहीं है, ये सपोज है, ये माना जा रहा है। होता है ना कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो उसकी बुरा और भला सारी सिचुएशन देख के फिर वो काम करते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, पास हो गए तो क्या करेंगे, फेल हो गए तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम व्हाट इफ का यूज करते हैं। व्हाट इफ यू फेल द एग्जाम, फेल हुआ नहीं है, ठीक है। व्हाट वुड यू डू, मतलब एग्जाम फेल, मान लो फेल हो गए तो क्या करोगे? फेल हुआ नहीं है, मान मतलब सपोज किया गया, माना गया है, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब यही तो है व्हाट इफ का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज यू पास द एग्जामिनेशन, व्हाट वुड यू डू। पास हुआ नहीं है, पास होना माना गया है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि सपोज करो कि आप पास हो जाओ, सपोज करो कि आप फेल हो जाओ। इसको सेम भी लिख सकते हैं, सपोज। अब सपोज के बाद इफ मत लिख देना, इसको सेंटेंस को ऐसे लिख के भेजेगा कभी कभी, सपोज इफ यू, मानो कि आप एग्जाम में फेल हो गए तो क्या करोगे। तो देखो सपोज के बाद ना ध्यान रखना, इफ का यूज ना करें, सपोज के बाद इफ का यूज नहीं करने का। एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, इनको और समझ लेते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए, भाई मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा जब एज लॉन्ग एज तुम पढ़ते रहोगे, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा एज लॉन्ग एज तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे। तो जब पॉजिटिव सेंस बताने हो तो हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। सो लॉन्ग एज का यूज़ हम करते हैं जब नेगेटिव बात बतानी हो। देखो, आई विल कीप सपोर्टिंग यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा, कैसी बात है, कैसी बात है, अच्छी बात है, मतलब कीप सपोर्टिंग पॉजिटिव सेंस है ना। तो क्या लिखोगे, एज लॉन्ग एज यू वर्क ऑनेस्टली, जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे सपोर्ट मिलेगा, नहीं करोगे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सी वेंट ऑन सिंगिंग, सी वेंट ऑन सिंगिंग, देखो गाती रहेगी, एज लॉन्ग एज आई वांट वेंट ऑन डांसिंग, जब तक मैं डांस करता रहूँगा वो गाती रहेगी, मैंने डांस करना बंद कर दिया, बसंती ने गाना बंद कर दिया, ठीक है। आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, जैसे ही आपने देखा नेगेटिव बात, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज नहीं लिखना, क्या लिखना है, सो लॉन्ग एज। जब आप पॉजिटिव बात बता रहे हो कि भाई मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, मैं तुम्हारे सामने नाचता रहूँगा, मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, मैं तुमसे मिलता रहूँगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस वाली बात है, इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता रहूँगा, तो उसके बाद क्या लिखोगे, एज लॉन्ग एज। जब आपने लिख दिया आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, नहीं कर सकता, तो ये कैसी बात है, नेगेटिव। जैसे आपने देखा नेगेटिव बात है तो उसके बाद लिखो सो लॉन्ग एज, ठीक है। यू डोंट अपोलोजाइज टू मी, जब तक तुम मेरे से माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ही कांट टेल यू द सीक्रेट सो लॉन्ग एज, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, इसको याद रखना बस इतना सा, इसको याद रखना बस इतना सा, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनलेस और अनटिल, ठीक है, अनलेस और अनटिल टाइम बताता है, ये आपको पता है, और अनलेस का यूज करते हैं प्री कंडीशन के लिए, ठीक है। ऐसी कोई बात जो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉसिबल हो, ठीक है, अनलेस का यूज किया जाता है। यू कैन नॉट अचीव सक्सेस, अब देखो तुम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, अब उसकी पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, अनलेस यू वर्क कॉन्स्टेंटली, जब तक तुम लगातार काम नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, तो अनलेस का यूज कर लेते हैं। ही डोंट विन द मैच अनलेस ही आई हेल्प हिम, तो जब तक मैंने उसकी मदद नहीं की ना वो मैच नहीं जीता, तो अनलेस का यूज करते हैं ऐसी कंडीशन जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही पॉसिबल है, ऐसा रिजल्ट जो पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉसिबल है। मैं अगर मदद नहीं करता वो मैच नहीं जीता, तो वो मैच क्यों जीता, क्योंकि मैंने मदद की। तो ये जो मैंने मदद करना है ना, ये एक पर्टिकुलर, ये मान सकते हो आप कंडीशन है, एक सिचुएशन ऐसी है, उसी सिचुएशन में ये रिजल्ट आया।
जो ये मैच जीता है ना, ये मैच जीतने का रिजल्ट कब आया? जब मैंने उसकी मदद की। मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो ये मैच नहीं जीता होता। बस यही बात है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। कब? आई कांट स्टे हियर अनलेस यू क्लीन द फ्लोर नाइसली। जब तक तुम साफ नहीं करोगे मैं नहीं रुकूंगा। तो यहाँ रुकने की ना, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो अगर हो गई तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। आई कांट वोट। अब देखो, अगर आपको टाइम बताना है, आपको जो सिचुएशन है वो टाइम वाली बतानी है भी, तो हम क्या लिखेंगे? अनटिल। देखो, आई एम 18, ये क्या है? टाइम। भाई मैं जब तक 18 साल का नहीं हो जाऊंगा वोट नहीं करूंगा। तो टाइम बताना हो तो अनटिल का यूज करते हैं, ठीक है। आई स्टेड विद माई ग्रैंड फादर अंटिल ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना एक क्या है? टाइम है भाई। 5 तारीख को फरवरी मंथ में 2022 की साल में शाम को 7 बजे डिस्चार्ज हुआ, तो ये टाइम ही तो है। ये जो डिस्चार्ज होना है ना, ये टाइम है, तो उसके साथ क्या यूज कर लिया? अनटिल। अब देखो, अनटिल का मतलब अप टू होता है। अप टू का मतलब समझ रहे हो? एक देखो, सिंस जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया तब से लेके अब तक। अप टू का मतलब अब तक ही मान लो, ठीक है। जब ये प्रेपोजिशन का काम करता है ना, मतलब अनटिल के बाद अगर नाउन लिख दिया, नाउन मतलब उसका ऑब्जेक्ट, तो ये अनटिल क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। जब ये प्रेपोजिशन होगा ना, तो इसका मीनिंग हो जाता है अप टू। कैसे? आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था। अब देखो, अनटिल, यहाँ पे अनटिल के बाद 5 PM yesterday लिखा है, ये टाइम इसका ऑब्जेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा सर वो भी तो टाइम था, ऑब्जेक्ट था। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे आई लिखा है सब्जेक्ट, एम लिखा है वर्ब, ये है क्लोज। ये क्लोज है जो काम कर रही है किसका? टाइम बताने का। देखो, टाइम बताने का काम कोई वर्ड कर सकता है, ठीक है, कोई फ्रेज कर सकती है, और कोई क्लोज भी तो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम बताने का काम है ना, वो ये क्लोज कर रही है। तो क्लोज कर रही है तो ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट एक वर्ड होता है या फ्रेज होती है जो नाउन और प्रोनाउन का काम करे, ठीक है। तो यह यहाँ पे क्लोज है, तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम है दो फ्रेजेस को जोड़ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है दो क्लोज को जोड़ना। तो ये इस क्लोज और इस क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है, ये यहाँ पे कंजंक्शन है। अगर ये प्रेपोजिशन होता है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता। ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन नहीं है, ये व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। तो देखो, ये नाउन है, यस्टरडे नाउन है, 5 बजे उसमें स्पेसिफिक पॉइंट का टाइम का पॉइंट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। तो जब आप अनटिल का यूज प्रेपोजिशन की तरह करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अप टू देन, मतलब 5 बजे तक। 5 बजे तक मैं उसके साथ था, उसके बाद है नहीं था, ठीक है। ही विल स्टे हियर अंटिल फ्राइडे। अंटिल, यहाँ पे देखो, फ्राइडे क्या है? नाउन है। अंटिल फिर क्या होगी? प्रेपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो यहाँ रुकेगा अंटिल फ्राइडे। और यहाँ पे अंटिल का मतलब जब प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब हो जाएगा अप टू फ्राइडे, ठीक है। इफ और वेदर का यूज, देखो, जब आपको कोई चीज में डाउट होना तो इफ और वेदर में से किसी को भी बिना कोई मतलब मीनिंग बदले, बिना कोई मीनिंग के डिफरेंस के आप यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों का सेम मीनिंग रहता है, ठीक है। और देखो, दो अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं। कंजंक्शन जो है ना, पेयर में यूज होते हैं। बहुत सारे कंजंक्शन है वो पेयर में यूज होते हैं, तो उनका जो पेयर बनता है वो वाले हम सारे पढ़ने वाले हैं। 15-20 जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। तो वेदर का और के साथ पेयर बनता है, और इफ का और के साथ पेयर
नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। होगा क्या, वेदर के बाद और मतलब लिख देगा इफ और के साथ पेयर बना देगा और बीच में कुछ लिख देगा। यहाँ पे जो स्पेस है इसका मतलब आप, मैं जब भी पेयर वाले पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो वेदर का और के साथ तो पेयर बन जाता है, इफ का नहीं बनता। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं श्योर नहीं हूं भाई किसी चीज को, तो वेदर लिखो इफ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, वो आ रहा है कि वो नहीं आ रहा आज मुझे नहीं पता। तो श्योर नहीं है तो आप किस में हो, डाउट में होंगे। भाई श्योर होंगे तो डाउट नहीं है, डाउट श्योर नहीं हो तो डाउट है। तो आप वेदर यूज कर सकते हो, इफ यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही वॉज नॉट सर्टेन, सर्टेन का मतलब भी वही होता है, कोई निश्चित है ना। तो सर्टेन नहीं है, वो निश्चित नहीं है उस बात को लेके, तो उसको डाउट है। तो उसके बाद वेदर यूज करो या इफ यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई डाउट, जब डाउट है तो भी वेदर यूज करो या इफ यूज करो। ठीक है, बट ध्यान रखना इफ का और के साथ पेयर नहीं बनाना है, वेदर का और के साथ पेयर बना सकते। अब देखो आई एम नॉट श्योर, फिर से डाउट है, इफ ही इज कमिंग टूडे और नॉट। तो देखो वो आज आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने क्या किया, यहाँ पे और लिखा, यहाँ पे इफ लिखा, इफ डॉट 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 और। मैंने अभी बताया इफ का और के साथ पेयर नहीं बनाना, वेदर के साथ और का पेयर बना सकते हैं। तो ये गलत हो गया। अगर ये यहाँ तक लिखा होता ना सेंटेंस कि आई एम नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग टूडे, तो ये सेंटेंस ठीक था, यहाँ तक इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हमने लिखा और नॉट, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। बात समझ पाए? तो और के साथ जब इसका पेयर बना के दे दिया तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ वेदर और का पेयर बनेगा और वो लिखो, ये सही है। ठीक है, यहां तक। ही इज डाउटफुल इफ द बुक इज न्यू फॉर और ओल्ड। देखो इफ उसके साथ पेयर बना दिया और का, इफ का भाई पेयर नहीं बनता और के साथ, हम इफ का नहीं बनेगा, इफ कंडीशनल बताता है। ही इज डाउटफुल इफ द बुक इज न्यू और ओल्ड। अब देखो यहां तक अगर ये सेंटेंस होता ना, ये सिर्फ इतना होता, ही इज डाउटफुल इफ द बुक इज न्यू, तो ठीक है। बट जैसे आपने लिखा और, तो और के साथ आपने बना दिया इफ का पेयर, तो ये सेंटेंस गलत होगा, इसको लिखो वेदर। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रेपोजिशन लिखी हो उसके बाद अगर इफ क्लोज हो तो गलत का है। देखो फिर से समझना इफ और वेदर में फर्क, और इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं एक्सरसाइज में बहुत सारे। अगर इफ और वेदर आ रखे हैं, डाउटफुल बात है, दोनों ठीक है, बट डाउटफुल बात तो हो चाहे सर्टेनिटी हो कुछ भी हो, अगर और के साथ बना दिया तुमने पेयर तो सिर्फ वेदर रखना है और इफ का पेयर नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात, अगर इफ के बाद जो क्लोज लिखी हुई है, इफ क्लोज, उससे पहले कोई प्रेपोजिशन दे दी, कहने का मतलब इफ क्लोज को तुमने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है नाउन और प्रोनाउन, तो वेदर का यूज करना। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद वेदर क्लोज, प्रेपोजिशन के बाद इफ क्लोज नहीं यूज करनी। देखो ही वॉज आर्ग्यूइंग विद मी अबाउट, ये देखो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद लिख दी इफ क्लोज, गलत, वेदर ठीक। ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन वो होता है जब लिसनर आपके सामने होता है, आप उसको डायरेक्ट बात बोलते हैं, भाई खड़ा हो जा। आप अगर पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर हैं, तो किसी बच्चे को खड़ा करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब जो बोल रहा है और जिससे किया जा रहा है क्वेश्चन, दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, कुछ भी हो, तो वो जब सामने होता है ना तब होता है डायरेक्ट। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब बच्चा आप पढ़ाते हो, टीचर ने खड़ा किया बच्चे से, उससे क्वेश्चन किया, तो उससे डायरेक्ट हो गया, है ना, पूछने वाले को जवाब दिया जाएगा। बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब, आपको पूछा रोहित नाम के लड़के ने कि आपके पापा कितना कमाते हैं, आपने घर पे आके पापा को बताया कि पापा रोहित मेरे से ऐसा पूछ रहा था, ये हो गया इनडायरेक्ट। भाई जो पूछने वाला है ना वो वहां पे अब है नहीं, आपने पूछा उसने आपसे था, तब वो आपसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट यही बात जब आप पापा को आके बताते हैं कि रोहित मेरे से पूछ रहा था कि पापा आप कितना कमाते हैं, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है,
बाकी हम इसको डिटेल में समझेंगे नरेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी को बोलते हैं नरेशन। ठीक है, देखो ये नरेशन ही लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी, उसने, नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, भी कोई किसी ने बात बताई और वो आके आप किसी थर्ड पर्सन के सामने नरेट कर रहे हैं, उसको सुना रहे हैं। उसने मेरे से पूछा था, क्या पूछा था, इफ। अब देखो जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनके लिए कंजंक्शन यूज करेंगे वेदर और इफ का, ध्यान रखना ये वाली बात। जब हम नरेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें वेदर और इफ का यूज करेंगे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो वो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, सी चलो, दैट वर्सेज इफ और वेदर। देखो हमें ये पता है कि इफ और वेदर डाउट के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने पढ़ा भाई, अगर आप किसी चीज को लेकर डाउटफुल हैं कि वो आज आएगा कि नहीं, नहीं पता, आज सर पढ़ाने आएंगे कि नहीं, नहीं पता, आज मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, नहीं पता, अगर आप डाउटफुल हैं तो वेदर यूज कीजिए, इफ यूज कीजिए। बट अगर आप किसी बात को लेकर सर्टेन है, निश्चित है, श्योर है, दैट का यूज कीजिए। बात समझ आई? यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर अब श्योर है, निश्चित है, ये कैसे पता चले, ये क्वेश्चन में लिखा होगा भाई, क्वेश्चन में आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये सर्टेनिटी की बात हो रही है, ये डाउट की बात हो रही है। देखो आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, जैसे आपने बोला श्योर हूं तो भी इफ और वेदर यूज करोगे या फिर दैट यूज करोगे, दैट गलत हो गया। आई एम श्योर, वेदर और इफ दोनों के दोनों गलत है, यहाँ पे लिखो दैट। ही इज कमिंग टूडे, मुझे, मैं श्योर हूं कि वो आज आ ही रहा है, तो यहाँ पे लिखो दैट। ही वॉज सर्टेन, जैसे देखो आपको पता चल जाएगा सर्टेनिटी की बात हो रही है, तो वेदर और इफ दोनों गलत, यहाँ लिखो दैट। ठीक है, चलो इसके बाद छोटे छोटे और क्वेश्चंस बच गए हैं, मतलब और टाइप बच गए हैं जो हमारे कंजंक्शन होते हैं ना पेयर वाले, वो मैं आपको समझा देता हूँ। और वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, कि वेदर के साथ पेयर बना देगा और के साथ, और जो पेयरिंग वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो बने रहो।